Assalamu alaikum students. Today we are going to learn a very important lesson, that is connecting the dots. It is written by a very renowned business magnate, entrepreneur, American entrepreneur Steve Jobs. ये लेसन जो है एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है ना, एंटरप्रेन्योर यू अंडरस्टैंड, बिजनेसमैन, तो उनका लिखा हुआ है स्टीव जॉब्स, है ना। वो जो थे स्टीव जॉब्स, ही वॉज द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी, है ना। आज आप लोग जो एप्पल के आईफोन्स देखते हो, तो उसके वो को फाउंडर थे। और को फाउंडर मतलब उनके साथ कोई और भी थे, है ना। और वो सीईओ रह चुके हैं उस कंपनी के। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर. He did expire in the year 2011, but he left an indelible impression in the minds of technology students. इन्होंने जो इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, स्ट्रगल है, इट्स एन एग्जाम्पल इटसेल्फ, अपने आप में मिसाल है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये लेसन जो है अब तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ रिटन बाय स्टीव जॉब्स। ये जो लेसन है एक्चुअली इट इज़ पार्ट ऑफ कमेंसमेंट स्पीच, है ना। कमेंसमेंट स्पीच मतलब कि स्टार्टिंग की एक स्पीच है स्टीव जॉब्स की, जो उन्होंने डिलीवर की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन द ईयर 2005। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इज़ इन कैलिफोर्निया। तो वहाँ पर 2005 में उन्होंने ये स्पीच दी थी, तो उसका ही कुछ जो है एक्सर्प्ट्स है यहाँ पर, उसके ही कुछ पार्ट्स है। ओके, यू कैन इवन वॉच दिस स्पीच ऑनलाइन। स्टीव जॉब्स स्पीच अगर आप लोग डालोगे यूट्यूब पे, तो ऑनलाइन आपको मे बी ये स्पीच भी आ जाए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द टाइटल मीन्स, कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब होता है कि देखिए आपको यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वार्मिंग अप एक्सरसाइज में डिफरेंट अल्फाबेट्स दिए डॉट के साथ दिए हुए है ना। तो वो एक एग्जाम्पल दिया कि कनेक्ट द डॉट्स टू गेट व्हाट मीन्स अ लॉट टू यू। अब जैसे आप एकदम मिडल में देखोगे इसके, तो एक SUN साथ में आपको दिख रहा होगा, उसे सन। तो एक जो है मीनिंगफुल एक वर्ड बना। बट यू नो व्हाट, मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय दिस टाइटल कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब ये होता है कि अपने ज़िंदगी के डिफरेंट एक्सपीरियंस को आपस में कनेक्ट करना, टू गेट अ बिग पिक्चर। टू गेट अ बिग पिक्चर मतलब कि हमारे जितने भी ज़िंदगी के एक छोटे मोटे एक्सपीरियंस हैं, हमारे बचपन से लेके यूथ से लेके हमने जो भी सीखा है, हमारी जो भी लर्निंग है, हमारी जो भी एक्सपीरियंस है, उन सब को जो है ना कंबाइन करके जो है उसको इस तरह से यूटिलाइज करना कि उससे हमको एक बहुत बोलते हैं ना, एक कोलोजल, एक बहुत बड़ा जो है एक जो है उससे प्रोडक्ट मिले इन सेंस, मतलब उससे हम एक कोई अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट कर सके। चाहे आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनो, या चाहे आप एक बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंचो किसी भी प्रोफेशन में, अपने सारे एक्सपीरियंस को कंबाइन करके जो है किसी बड़े लेवल पे पहुंचना, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग द डॉट्स, है ना। छोटे छोटे एक्सपीरियंस, तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो है ना, उन सबको बोला गया है डॉट्स। ऑलराइट, एज आई टोल्ड यू के विल बी सीइंग ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यू आर क्वाइट फेमिलियर with computer, especially with personal computer, form pairs and make a list of famous computer manufacturing companies. One is given to you. अब बहुत सारी डिफरेंट है ना कंपनीज है जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करती हैं। एक एप्पल दिया है, तो बहुत सारी कंपनीज है, आप लोग को खुद ही पता होगा, लाइक HP है, एसर है, ACER एसर, देन डेल है, देन लेनोवो है। तो इससे हमको थोड़ा आइडिया मिलता है कि हाँ, कि दिस चैप्टर इज रिलेवेंट टू सम कंप्यूटर एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। इट कैन बी आंसर बाय योरसेल्फ अगेन।
क्या क्या इसके यूज हो सकते हैं? इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ यूज फॉर मेडिसिन, इट इज़ यूज फॉर बिजनेस, इट इज़ यूज फॉर ट्रैवल, एजुकेशन, एवरीवेयर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, एक्सपांड द फॉलोइंग इनटू द फुल फॉर्म्स, है ना। दिस दिस इज डैम इजी थिंग दैट यू मस्ट हैव डन अर्लियर। तो आपको बस एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, दैट इज, डिड नॉट, हियर इज, कैन नॉट, आई हैव। बिल्कुल उसका जो है अपोजिट आपको क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है। यू हैव का आप लोग को पता ही होगा कि यू एपोस्ट्रोफ वी ई, आई वुड का आई एपोस्ट्रोफ डी, इट इज का इट एपोस्ट्रोफ एस, यू का यू एपोस्ट्रोफ आर ई, ही विल का ही एपोस्ट्रोफ डबल एल, आई हैड का आई एपोस्ट्रोफ डी। देखिए बी और डी, बी और एफ, अगर वुड आई या हैड आई दोनों में आप एपोस्ट्रोफ डी डाल सकते हो। विल नॉट का क्या है? वोंट। शैल नॉट का शांट। आर नॉट का आर एन एपोस्ट्रोफ टी लिखोगे, लेकिन आप उसको प्रोनाउंस करते हो आंट, है ना। निड नॉट का निडंट। मस्ट नॉट का मस्ट एन एपोस्ट्रोफ टी। आउट नॉट का आउट एन एपोस्ट्रोफ टी, है ना। तो वो हो जाएगा, है ना, निडंट, आउटंट, like this. Okay, now let us directly start with the lesson. Connecting the dots. Steve Jobs 1955 to 2011 was an American entrepreneur. Entrepreneur means businessman, business magnate, inventor, and industrial designer. He was the chairman, CEO, and co-founder of Apple Incorporation. He is widely recognized as one of the pioneers. अंडरलाइन द वर्ड पायोनियर। पायोनियर किसको कहते हैं? फाउंडर, है ना। पायोनियर किसको बोलते हैं? फाउंडर को ही कहते हैं। ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन ऑफ द 1970s एंड 1980s। आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो इट डजंट डेट बैक टू सेंचुरी, मतलब बहुत 100 साल पहले की चीज़ नहीं है। ये रिसेंटली इवॉल्व हुई ना, रिसेंटली आई मीन इन लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स इट हैज़ इवॉल्व्ड इन अ रैपिड स्पीड, है ना। बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुआ है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का। अब ये उनकी स्पीच स्टार्ट हो रही है। टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ, दैट इज जस्ट 3 स्टोरीज। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 months। अब देखिए, अब उन्होंने अपनी मतलब खुद की जो है, बोलते हैं ना, आप बीती ऑटोबायोग्राफी को जो है जीवन के मतलब जो उनकी जो भी उनके ऊपर बीती है उसको उन्होंने 3 स्टोरीज में डिवाइड किया है। तो ये अभी अपने स्कूल टाइम की बात बता रहे, है ना, स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम की बात बता रहे कि मैं एक ड्रॉप आउट था। ड्रॉप आउट मतलब देखिए आपको, यू कैन सी टू द लेफ्ट, है ना, ग्लॉसरी हैज बीन गिवन। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स मीन्स डिसकंटिन्यूड और लेफ्ट, है ना, जो एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर देते हैं उनको कहते हैं ड्रॉप आउट। After the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months. And what is the meaning of drop-in? Visitor. यानी क्या कि मैं जो है अपने कॉलेज को छोड़ चुका था, लेकिन कभी कभार बस, है ना, जो है अगले 18 महीने जो है कभी कभार बस ऐसे ही चले जाया करता था। बिफोर आई रियली क्विट, है ना, छोड़ देना ना, लीव कर देना। समझ में आई बात? तो मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने में ही मैंने कॉलेज छोड़ दिया और 18 महीने में मैं कभी आता कभी जाता, ऑन एंड ऑफ। आई यूज्ड टू बी है ना, इर्रेगुलर स्टूडेंट। आई कुड स्टॉप टेकिंग, सॉरी, लुकिंग बैक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड, है ना। अब लुकिंग बैक क्या कह रहे हैं कि आज मैं जब देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था, मेरे अच्छे डिसीजंस में से एक था। I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. Now what is he saying? कि ये मैंने एक अच्छा फैसला किया था कि मैं जो है कभी कभार ही कॉलेज जाया करता था, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं क्लासेस में या उन्हीं लेक्चर्स में या उन्हीं सब्जेक्ट्स में बैठना चाहता था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे।
अब देखिए अभी इससे आप लोग मतलब इसको नेगेटिवली मत लीजिए कि हाँ भाई हम भी अगर कॉलेज जाएंगे तो हम भी इसी तरह से बंक मारेंगे। देखिए आप न्यूटन का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना? पता होगा आप लोगों को, अभी मे बी आपको 10th में होगा भी कि ही इन्वेंटेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इवन ही डिड बंक फ्रॉम द स्कूल, उन्होंने भी बंक किया था और वो फिर देन ही वेंट beneath an apple tree, है ना? वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। देन एप्पल फेल ऑन हिज हेड, देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, है ना? व्हाई डिडंट इट गो अपवर्ड? तो इन्होंने उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज किया। तो यूजुअली आप ये भी देखते होगे, सुनते होगे कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स है, बिजनेस मैग्नेट है, बहुत सारे उनमें से ड्रॉप आउट्स है। लेकिन कॉलेज से ड्रॉप आउट करके उन्होंने ये देखिए कि किस तरह से उनके अंदर, कहते हैं ना कि कुछ इनबॉर्न टैलेंट था, इनबॉर्न टैलेंट था, उसको उन्होंने यूटिलाइज किया सही डायरेक्शन में। उन्होंने वो चीज़ की जो उनको अच्छी इंटरेस्टिंग लगे, एंड विच इज़ राइट, है ना? दे डिड नॉट इंडल्ज इन एनीथिंग बैड, एनीथिंग इविल, किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए। तो मेरे कहने का यहाँ पे मुद्दा ये है ना, मे बी आई मे बी साउंडिंग समथिंग irrelevant to the topic, but the bottom line is के the motive behind his irregular visit to the college was कि वो सिर्फ वही क्लास अटेंड करना चाहते थे जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। I didn't have a dorm room. Look, it is given, है ना, in the left hand side, dorm room, dormitory, dormitory किसको बोला जाता है? स्लीपिंग, है ना, स्लीपिंग रूम, dorm room, sleeping, like maybe he must be staying in a hostel, तो ही डिड नॉट हैव द रूम, प्रॉपर रूम फॉर स्लीपिंग, शायद उनके पास प्रॉपर स्लीपिंग, सोने के लिए रूम अवेलेबल नहीं था। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम। तो उनके जो फ्रेंड जो रूम हॉस्टल वगैरह में स्टे कर रहे थे, उनके वहाँ पर ज़मीन पर ही सो जाया करते थे। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट टू बाई फूड विथ। देखिए मतलब इतने बड़े टाइकून की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई। कोक की जो बॉटल्स आती है ना, कांच की बॉटल्स, तो वो रिटर्न किया करते थे, 5 cent डिपॉजिट टू बाय फूड विथ। तो उसको रिटर्न करके जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना खाना खरीदते थे। एंड आई वुड वॉक 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the हरे कृष्णा टेम्पल। समझ में आई बात? ये वहाँ पे मतलब ये अमेरिका में है ना, हरे कृष्णा टेम्पल। तो क्या बोल रहे हैं कि हफ्ते में एक बार 7 मील चल के जाता था कि एक अच्छा ढंग का खाना मिल जाए मुझे संडे के दिन। तो देखिए एवरी स्ट्रगलर, जो हर स्ट्रगल करने वाले की शुरुआत इसी तरह से होती है ना? तो इनकी भी शुरुआत ऐसी ही हुई। तो कहते हैं ना कि ही वॉज नॉट बोर्न विथ अ सिल्वर लैडर इन हिज माउथ। सो चांदी का चम्मच लेकर वो पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। आई लव्ड इट, और उनको ये यूं इस तरह से पैदल चलना बहुत पसंद था। एंड मच ऑफ वॉट आई स्टम्बल्ड इनटू बाय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी। स्टम्बल्ड इनटू, अंडरलाइन द फ्रेज स्टम्बल इनटू, टू डू समथिंग बाय चांस। स्टम्बल इनटू का मतलब क्या है? टू डू समथिंग बाय चांस। तो बाय चांस उन्होंने क्यूरियोसिटी की वजह से एंड इंट्यूशन टर्न आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन। इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब क्या है? इनर फीलिंग, इनर फीलिंग बिफोर हैंड, इनर फीलिंग, कुछ अंदर से हम लोग को फीलिंग होती है कि कुछ होने वाला है, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। हियर इज वन एग्जांपल। Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Because I had to take a calligraphy class, I learned about serif and sans serif typefaces, about what makes great typography great. क्या मतलब हुआ? अब ये रीड कॉलेज को बिलोंग करते थे ना, रीड कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। अब कैलीग्राफी जिस तरह से अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जिस तरह से ये प्रिंट छपा हुआ है ना, इंग्लिश का ये जो प्रिंट छपा हुआ है,
तो प्रॉपर एकदम जिस तरह से ना प्रिंटेड फॉर्म में ये, तो दैट इज कॉल्ड, इस तरह से आप लोगों को हैंड रिटन लिखना भी सिखाया जाता है ना। आई गेस मेनी ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड इज कैलीग्राफी, और बहुत से लोगों ने, बच्चों ने ट्यूशन मतलब इनकी क्लासेस भी ली होगी ना कैलीग्राफी की। तो ये जिस तरह से लिखा हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में, उसी तरह से लिखना जो सिखाया जाता है, यू कैन राइट द सेम वे, कि अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि ये हैंड रिटन नहीं है बल्कि क्या है, प्रिंटेड है। तो दिस आर्ट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो ये इनके कॉलेज में सबसे बेस्ट सिखाया जाता था, और कभी कभार इन्होंने भी ये कैलीग्राफी सीखी थी, तो उसकी वजह से इनको सेरिफ और सेंस सेरिफ के बारे में पता था। अब ये सेरिफ क्या होता है? सेरिफ, जैसे कि आप ये सेरिफ और सेंस सेरिफ, ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना प्रिंटेड फॉर्म में, इनका आप देखोगे ना एकदम स्टार्ट पॉइंट्स जैसे निकले हुए, जैसे आप एच को देख लो, कैपिटल एच आपको दिख रहा होगा सामने, तो ऊपर कैसे लाइन एक पॉइंटेड फॉर्म है ना, ये पॉइंटेड फॉर्म है। फिर कैपिटल आर को देख लो, एक अलग से एक पॉइंटेड फॉर्म है। तो ये इस तरह से लिखने को बोला जाता है ये आर्ट को, सेरिफ एंड सेंस सेरिफ। अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट, तो उसकी वजह से, क्योंकि मैं कभी कभार ये कैलीग्राफी क्लास में चले जाया करता था, तो मुझे टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मतलब टाइप, टाइप आर्टिकल्स है ना, या टाइप मटेरियल, दैट इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। तो उसकी वजह से मुझे जो है टाइपोग्राफी के बारे में भी पता चला है ना, प्रिंटेड फॉर्म के बारे में पता चला। 10 years later when we were designing the first Macintosh computer, मैकिन्टोश कंप्यूटर जब वो डिज़ाइन कर रहे थे, इट ऑल केम बैक टू मी एंड वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू द मैक। मैक किसको बोला गया है? मैकिन्टोश कंप्यूटर को ही बोला गया है। इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन on that course in the college, the Mac would have never had multiple typefaces or for that matter even proportionally spaced fonts. बात समझ में आई? कि अगर जब मैं मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहा था, तब अभी आप वो देखते होगे ना, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक देखा होगा MS वर्ड वगैरह में ना, उसमें भी आप लोग जो है टाइप कर सकते हो, नोटपैड में टाइप कर सकते हो, तो उसमें भी प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में ही आता है ना लिखकर। तो इसी इन सब का MS वर्ड का स्टार्टिंग वर्जन जो था ये मैकिन्टोश कंप्यूटर्स, तो इसमें पहली टाइम जो है ना कोई रिटन मटेरियल लिखने की शुरुआत हुई। तो ये कह रहे कि अगर मैंने मेरे टाइम पर जो है थोड़ा बहुत कैलीग्राफी या टाइपोग्राफी नहीं सीखा होता, तो मैं वो चीज़ को यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाया होता। वो मैंने उस समय सीखा था, इसलिए मैंने वो चीज़ को जो है यहाँ पर भी यूज़ किया। तो मैंने कहा था ना कि कनेक्टिंग डॉट्स का मतलब भी होता है कि ज़िंदगी के छोटे-छोटे एक्सपीरियंस को लिंक करके कुछ बड़ा चीज़ जो है प्रोड्यूस करना, बड़ी चीज़ अचीव करना। देखो आपको यहाँ पर यू कैन सी द मीनिंग हैज़ बीन गिवन टू द लेफ्ट, कनेक्ट द डॉट्स, associate one idea previous to another next to find or create a new big picture। समझ में आई ना बात? And since Windows just copied Mac, अब उसके बाद जो है विंडोज़, आज जो हम देखते हैं ना हमारा सारे जो है विंडोज़ के ऊपर ही होते हैं कंप्यूटर पे काम। इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम, अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना प्रिंटेड फॉर्म में होगा किस तरह से। आज तो हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं MS वर्ड में, है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं। आप साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ का जो बेस था ना, स्टार्टिंग इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैकिन्टोश कंप्यूटर, है ना, एंड विच वॉज इन्वेंटेड बाय स्टीव जॉब्स। ऑफ कोर्स इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। तो ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स होता है ना, हम आगे की सोच के नहीं कर सकते हैं। हमने ज़िंदगी में जो पहले बहुत जो भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें सीखी हैं, उन्हीं को हम लिंक कर सकते हैं ना। हम आगे का कैसे सोच सकते हैं फ्यूचर का कि ऐसा होने वाला है। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, है ना, तो जब मैं कॉलेज में था तो मुझे थोड़ी इस बात का इल्म था, इस बात का ज्ञान था कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, मैं जो है मैकिन्टोश कंप्यूटर इन्वेंट करूँगा और उसके अंदर जो है टाइपोग्राफी को यूज़ करूँगा, है ना। ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, है ना। तो इसीलिए आप आज ये भी आप लोगों के लिए भी सीख है कि आप जो भी कुछ लर्न कर रहे हो 10th स्टैंडर्ड में भी, है ना, मे बी 11th में भी या 12th में भी, वो सारी चीज़ों को
जो है अच्छे से लर्न करो कि आप उसको आगे जाके यूज कर पाओ। बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 years लेटर, है ना। तो डॉट कनेक्ट करना यानी क्या कि अपने एक्सपीरियंस को लिंक कब कर सकता है इंसान, अपने पास्ट को देखकर ही कर सकता है ना, कि जो चीज़ें जो हैपनिंग्स उसके साथ हुई है, जो एक्सपीरियंसेस उनके साथ हुई है, उसको कनेक्ट कर सकता है इंसान, ना कि फ्यूचर को। You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. This is exactly same what I spoke just now, है ना, यही बात मैंने बताई। So you have to trust that dots will somehow connect in your future. तो ये बात समझ में आई है। ये डॉट्स कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आज आप जो भी छोटा मोटा जो भी सीख रहे हो, है ना, जैसे किसी ने 12th साइंस पास कर लिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, और उसके बाद सपोज वो जो है कंप्यूटर की बेसिक सीखने चले गया, हो सकता है उसको नहीं आती होगी, उसके फ्रेंड्स उसको मॉक करेंगे, उसके ऊपर हंसेंगे, है ना, अरे क्या 12th साइंस पढ़ के तू जो है कंप्यूटर की बेसिक सीख रहा है ना, उस पर हंसेंगे। बट दे में नेवर नो कि ये बंदा जो है ना, बीएससी इन आईटी कर ले, इजंट इट। हो सकता है ये बंदा फ्यूचर में जाके कंप्यूटर इंजीनियर बन जाए बहुत बड़ा, है ना। तो जो भी छोटे मोटे एक्सपीरियंस है ना, तो आप जो भी सीख रहे हो, एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे आप जो भी हुनर सीख रहे हो या जो भी चीज़ सीख रहे हो, तो नथिंग गोज वेस्ट। द ओनली थिंग यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इट। आपको छोटी मोटी चीज़ें भी जो है ना, आपने जो भी सीखा है, आपके जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको जो है यूज़ करने आना चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग, योर गट। और एक चीज़ पे हमेशा विश्वास रखो, क्या? करेज एंड डिटर्मिनेशन। गट मतलब करेज एंड डिटर्मिनेशन। डेस्टिनी you understand, luck, life, karma, whatever. This approach has never let me down. यानी देखो, ये भी जो है इन सारी चीजों में विश्वास रखते थे, है ना। My second story is about love and loss. अब देखिए सेकंड स्टोरी क्या है। I found what I love to do early in life was Steve Wozniak and I started Apple when I was 20, है ना। अब ये अपने पार्टनर की बात कर रहे कि जब 20 साल के थे तब हमने शुरू किया था। इन 10 years एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द टू ऑफ अस इन अ गैरेज इन टू अ $2 billion कंपनी, है ना। समझ में आई बात? ये बस इन दोनों ने, दो लोगों ने शुरू किया था जो है कंपनी को। दो लोगों ने शुरू किया था, कहाँ पे? वो भी गैरेज में। और उसके बाद 10 साल में उसकी इतनी ग्रोथ हुई कि $2 billion कंपनी बन गई। And then I got fired. It was devastating. Getting fired मतलब losing the job. And it was devastating. Devastating मतलब क्या, देखिए आप, causing severe shock, distress and grief. मतलब क्या कि ये बहुत डिवास्टेटिंग था, ये बहुत मुझे बर्बाद कर देने वाला था। अभी आप सोचोगे कि इन्होंने खुद ही कंपनी स्टार्ट की थी तो उनको जॉब पे से कैसे निकाला गया होगा। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है कंपनीज में ना, शेयर स्टेक्स होते हैं, शेयर होल्डिंग होती है। हो सकता है इन्होंने अपना जो है इंटेलिजेंस लगाया होगा कंपनी में, और जो सामने वाला बंदा होगा उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखा होगा, उनकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगी। तो जिसका कंपनी में शेयर होल्डिंग ज़्यादा होता है उसका उतना कंट्रोल पावर ज़्यादा होता है ना। अलग अलग चीज़ें होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, हो सकता है इनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा हो। तो एनीवेज इस तरह से, है ना, बिकॉज दिस इज नेचुरल स्पॉन्टेनियस है। आपके मन में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि इन्होंने खुद कंपनी स्टार्ट की थी तो हाउ कम ही कुड गेट फायर्ड। तो देर माइट बी सम प्रैक्टिकल रीजन, उसके पीछे कुछ हो गए, तो इस तरह से उनको कंपनी से निकाल दिया गया। बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डॉन ऑन मी। अगेन इट्स अ फ्रेज, देखिए इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, बिगेन डॉन ऑन मी। बिगेन डॉन ऑन मी, इसका मीनिंग देखिए क्या दिया है, बिगेन टू बिकम क्लियर टू। लेकिन कुछ चीज मुझ पर क्लियर होने लगी। क्या क्लियर होने लगी? देखिए, आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। लेकिन एक चीज मेरे सामने क्लियर हो गई कि मैं जो काम करता था वो मुझे पसंद था, है ना। तो इसलिए मैंने दोबारा वही काम अभी देखिए,
आप लोगों ने शायद हो सकता है चार्ली चैपलिन का नाम शायद सुना होगा। चार्ली चैपलिन जो है ना, चार्ली चैपलिन, वो एक जो है ना डम कॉमेडी, जो है डम कॉमेडी करते थे। चार्ली चैपलिन बहुत ही क्लासिक और रिनाउंड नेम है, आप गूगल सर्च कर सकते हो। तो उनका ये स्टेटमेंट है कि गेटिंग व्हाट यू गो आफ्टर इज सक्सेस, गेटिंग व्हाट यू गो आफ्टर इज सक्सेस व्हाइल लाइकिंग इट इज योर हैप्पीनेस। समझ में आया कि मतलब जिस चीज़ के को तुम अचीव करना चाहो, मतलब दौलत शौहरत जो भी चीज़ है, वो तुमको मिल गई, वो तुम्हारी सक्सेस है, डेफिनेटली सक्सेस है। लेकिन क्या वो काम तुमको पसंद है? अब जब तक वो काम तुमको पसंद नहीं है तब तक वो तुम खुश नहीं हो। बहुत सारे जो है ऑफिस एम्प्लॉयज़ रहते हैं, 9 to 5 जॉब करने वाले, बस घड़ी पर रास्ता तकते रहते कि कब 5 बजे, कब हम जल्दी अपने घर पे भागे। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि उनको अपने काम से दिलचस्पी नहीं है, दे डू नॉट लव देयर वर्क। अंडरस्टूड? तो यही चार्ली चैपलिन की बात थी कि अगर इफ़ यू लव योर वर्क देन यू आर द हैप्पीएस्ट मैन। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ये अचानक मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि ये जो लाइन थी है ना कि आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड, मतलब मुझे यही काम करना पसंद था। मुझे आई वाज बोर्न टू गेट इन्वॉल्व विद कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, इसीलिए मेरा जन्म हुआ। तो मैंने भले ही मैं कंपनी से फायर हो गया, मैंने दोबारा यही काम शुरू किया। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। समझ में आया? एक टाइम पे इतना मैंने कंपनी को 10 साल दिया था, है ना, कंपनी इतने टॉप लेवल पे पहुंच गई थी, बिलियन डॉलर्स में कंपनी थी, और वहां से मैं वापस कहाँ पर आ गया? जीरो पर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। लेकिन बोलते हैं ना कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस। तो ये मेरा फेलियर भले ही हुआ था, करियर वाइज भले ही हुआ था, लेकिन मेरा टैलेंट फेल नहीं हुआ था, मुझ में अभी टैलेंट बाकी था। तो इसने मुझे आज़ादी दी कि मैं क्रिएटिव वे में काम कर सकूं। मुझ पर अब किसी की बंदिश नहीं थी। आई वॉज नॉट बाउंड बाय एनीवन। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट। तो मैंने एक न्यू कंपनी स्टार्ट की, नेक्स्ट अनदर कंपनी नेम पिक्सर, एक और कंपनी स्टार्ट की, एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माई वाइफ। और इसी दौरान जो है इनकी कोर्टशिप स्टार्ट हुई एंड ही फेल इन लव विथ हिज वाइफ। Pixar is now the world's most successful animation studio. Apple bought Next. अब देखिए, अगर आप इन केस फ्यूचर में अगर कॉमर्स स्ट्रीम में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद सकती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है ना, क्योंकि अभी एप्पल तो बहुत बड़ी कंपनी थी ना, इन्होंने जो स्टार्ट की थी नेक्स्ट और पिक्सर छोटी कंपनीज थी, तो एक टाइम आया कि एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। तो ये जो खरीदने वाली कंपनी होती है उसको बोला जाता है होल्डिंग कंपनी, और जिसको खरीदा जाता है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। तो एप्पल जो है होल्डिंग कंपनी बन गई थी। तो एनीवेज, है ना, कुल मिला के जो वापस से नेक्स्ट कंपनी किस में मर्ज हो गई थी, किसके साथ जो है चले गई थी? एप्पल में चले गई थी। तो इस तरह से आई रिटर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रिनेसेंस। रिनेसेंस मीन्स व्हाट? रीबर्थ, रिवाइवल। एप्पल कंपनी का दोबारा जन्म हुआ था ना, दोबारा जन्म, रिनेसेंस का मतलब क्या? दोबारा जन्म। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी कौन सी कंपनी जो है मर्ज हो गई थी? मेरी कंपनी कौन सी? नेक्स्ट और पिक्सर। And Lauren and I have a wonderful family together. And Lauren and I have a wonderful family together. अभी लॉरेन कौन थी? उनकी वाइफ। Sometimes life hits you in the head with a brick. देखो, this is again a phrase. Hits you in the head with a brick मतलब क्या? Gives a great shock suddenly. है ना? The meaning is given to the left. Give a great shock suddenly. बोलते हैं ना, अचानक जोर का झटका जोरों में लगा। तो अचानक उनको बहुत जोर का झटका लगा। डोंट लूज फेथ। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। अगर तुमको जब भी झटका लगे तो तुमको
अपने आप में विश्वास नहीं खोना है, बल्कि जो काम तुमको पसंद है बस उसको कंटिन्यू करते रहो। इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल। तो मैंने जो बात कही थी ना चार्ली चैपलिन की कि इफ़ यू लव योर वर्क देन यू आर द हैप्पीएस्ट मैन, बिल्कुल वही बात कि अगर तुम वो काम करो जो तुमको पसंद हो। अगर तुमको अभी तक वो काम समझ में नहीं आया कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें, तो गो ऑन सर्चिंग इट। खुद का सेल्फ असेसमेंट करो, देखो तुमको पसंद क्या है। माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ। मेरी तीसरी दास्तान, मेरी तीसरी स्टोरी किसके बारे में? मौत के बारे में। अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर। माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर। क्या मतलब हुआ कि जब ये 2005 में स्पीच दे रहे थे ना, तो तब की बात बताई जा रही है कि मुझे जो है पता चला कि कैंसर हुआ है 1 साल पहले ही, मतलब 2004 में। और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर। गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर का मतलब क्या है? यू अंडरलाइन दिस एंड राइट डाउन। टू ऑर्गेनाइज वंस फाइनेंशियल एंड लीगल अरेंजमेंट। टू ऑर्गेनाइज वंस फाइनेंशियल एंड लीगल अरेंजमेंट मतलब तुम अपना जो भी काम है, जो भी जिम्मेदारी है, फटाफट निपटा दो, ऐसा डॉक्टर ने कहा। विच इज डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई, है ना? जो एक्चुअली में क्या है, डॉक्टर के बोलने का मतलब क्या होता है कि तैयार हो जाओ, है ना? आपका टिकट आने वाला है, आप जो है ऊपर जाने वाले हो, इजंट इट? ओके, तो बनने के लिए तैयार हो जाओ, इन शॉर्ट। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। पूरा दिन मैं वही सोचता कि हाँ डायग्नोस हो गया। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी। अंडरलाइन द वर्ड बायोप्सी and write down an examination of tissue, an examination of tissue removed from a living body, removed from a living body to discover the cause of disease, to discover the cause of disease. यानी क्या? बॉडी से टिश्यू निकाल के उसको जो है ना एग्जामिन करते हैं कि भाई बीमारी की वजह क्या है, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी. It turned out to be a very rare form of pancreatic cancer. Underline the word pancreas. Pancreas आपको पता होगा ना, साइंस में पढ़े होगे आपने. A large gland behind the stomach. A large gland behind the stomach. हमारे स्टमक के पीछे होता है लार्ज ग्लैंड, जो क्या काम करता है? विच सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको बोलते हैं कि पैनक्रिया. तो मुझे वहां पर कैंसर हो गया एंड दैट इज क्यूरेबल विद सर्जरी. आई हैड सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ, है ना? 2005 की में बात कर रही हैं. दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ. ये मेरा बोलते ना मौत का सबसे करीबी सामना था. एंड आई होप इट इज द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर अ फ्यू मोर डिकेड्स. और हो सकता है, क्योंकि बोलते हैं ना कंप्लीटली क्योरेबल नहीं था कैंसर, तो हो सकता है कि मुझे अभी भी जो है आने वाले कुछ डिकेड्स. डिकेड्स किसको कहा जाता है? 10 साल को कहा जाता है ना डिकेड्स. 100 साल को सेंचुरी और 1000 साल को मिलेनियम. Having lived through it, I can now say this to you: your time is limited, so don't waste it living someone else's life. क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा वक्त बहुत ही लिमिटेड है ना, तो जैसे भी जीना है, जो काम तुमको पसंद है ना? ये प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं कि जो प्रोफेशन तुमको पसंद हो, जो ऑक्यूपेशन तुमको पसंद हो. मैं आप लोग को एक वो कैरेक्टर याद दिला दूँ. मे बी आप लोगों ने वो 3 इडियट्स देखी होगी, और वो 3 इडियट्स में एक फरहान का कैरेक्टर था कि फरहान के डैडी है ना, उसको क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर बनाना चाहते हैं. लेकिन फरहान को इंटरेस्ट किस में रहता है? फोटोग्राफी में, है ना? तो वही करो जो तुमको पसंद हो. अल्टीमेटली वो बंदा क्या बनता है? फोटोग्राफी, है ना? तो मैंने इस बात को इससे लिंक, मूवी के एग्जाम्पल से लिंक किया, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए व्हाट आई मीन टू से. तो वही ऑक्यूपेशन या वही प्रोफेशन चुनो जो तुमको पसंद है. डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा. लुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉगमा? Belief or a set of beliefs held by a group or organization which others are expected to accept without argument. क्या मतलब हुआ कि लोगों की एक है ना बैठी बिठाई सोच,
एक जो लोगों की विश्वास है कि हाँ नहीं, ये बच्चा है, बच्चे को तो इसी में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए या मेडिसिन में जाना चाहिए, किसी भी मामले में सोच, सिर्फ करियर के मामले में नहीं, किसी भी मामले में एक सोच, उसको कहते हैं डॉगमा, which is living with the result of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. Look, what is the meaning of drown out? Be louder than another sound. क्या मतलब हुआ? Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. दूसरों की आवाज को अपनी आवाज से, अपने अंदर की आवाज से ऊंचा मत होने दो, है ना? हमेशा सेल्फ प्रायोरिटाइज करो, देखो कि तुम क्या चाहते हो, अपने दिल की आवाज सुनो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। हिम्मत रखो कि अपने हार्ट और अपने इंट्यूशंस, इंट्यूशंस किसको कहा जाता है, मैंने पहले भी मैं बताया है ना, अंडरस्टैंडिंग इंस्टिंक्टिवली, मतलब एक्चुअली इनर फीलिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? इनर फीलिंग। जो हमारी इनर फीलिंग होती है बिफोर हैंड, किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज हमारे लिए क्या बेस्ट है या क्या होने वाला है, वो अंदर से पहले हमको फीलिंग होती है ना, अंदर से पहले से, जिसको मे बी कुछ लोग बोलते हैं सिक्स सेंस एंड ऑल, तो दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। तो अपने आप को, तुम क्या चाहते हो, हमेशा सेल्फ असेसमेंट करो। When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog. Amazing publication मतलब ये मैगजीन का नाम है, हाँ ये The Whole Earth. In the final issue, on the back cover, they put a photograph of an early morning country road. ये कौन? स्टीव जॉब ही बोल रहे कि मैं जब छोटा था तब मैंने एक मैगजीन पढ़ा था और उसके बैक कवर के ऊपर एक फोटोग्राफ बना था जहाँ पे सुबह का सीन दिया हुआ था एक कंट्री रोड पे। कंट्री रोड मतलब विलेज। Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Underline the word signed off. Signed off. Signed off का मीनिंग आप क्या लिख सकते हो? You can write to say bye, है ना? To say bye. So जो इनका जो ये मैगजीन की बात कर रहे हैं कि मैगजीन के लास्ट कवर पेज के ऊपर जो है ना, बैक कवर पे फोटोग्राफ बना था और वहाँ पे जो है स्टे हंग्री स्टे फुलिश लिखा था। I have always wished that for myself, and now as you graduate to begin anew, look, I guess the meaning is given anew, that means in a new or different way. तो आप भी अभी नया नया ग्रेजुएट होने वाले हैं। आई विश फॉर यू स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ना व्हाट इज दिस? स्टे हंग्री स्टे फुलिश। देखिए, स्टे हंग्री, ऑलवेज कीप वांटिंग समथिंग मोर, समथिंग न्यू। हमेशा नई चीजें सीखने के लिए हंग्री रहो। एंड स्टे फुलिश, ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड, नेवर थिंक यू नो एवरीथिंग। समझ में आई बात? कि सामने वाला भाई तुमको बता रहा है कि भाई इसको देख ऐसे ऐसे ऑपरेट करना है या इसको ऐसे वो करना है ना, कोई चीज़ के बारे में समझा रहा है। तो बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि हाँ भाई मेरे को मालूम है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये एटीट्यूड एकदम गलत है। हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए, नई एक्सपीरियंस सीखने के लिए हमेशा हंग्री रहो और फुलिश रहो। ऑलवेज बी कीन एंड क्यूरियस टू गेन न्यू एक्सपीरियंसेस, है ना? then only you can be called a knowledgeable person. ओके, सो यहाँ पे आप लोग को देखिए, हियर इज अ लिस्ट ऑफ 20 अमेजिंग लाइफ लेसन वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम स्टीव जॉब्स। डोंट वेट, मेक योर ओन रियलिटी, कंट्रोल एवरीथिंग, है ना? ये जो एक्चुअली लेसन का पार्ट नहीं है, लेसन इज ओवर हियर। नाउ विल बी सीइंग इम्पोर्टेंट वर्कशॉप। हम लोग इम्पोर्टेंट वर्कशॉप्स देख लेते हैं। रीअरेंज द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना? उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई, मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना, यू नो ना कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, हमको वो अरेंज करना है। तो आप डाल दीजिए 3 7 2 4 5 6 1। मेरा मतलब है कि ए वाला जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर दीजिए, बी वाले को 7 नंबर दीजिए, सी वाले को सेकंड नंबर दीजिए, डी वाले को 4th नंबर दीजिए, ई वाले को 5th नंबर दीजिए, एफ वाले को 6th नंबर दीजिए और जी वाले को 1st।
तो मैं अब आपको सही मतलब ऑर्डर बता रही हूँ। सबसे पहला आएगा जॉब्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज। जॉब्स यानी स्टीव जॉब्स की बात की जा रही है यहाँ पे। स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज, ये हुआ उनके साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जॉब्स लर्न अबाउट सेरिफ एंड सेंस सेरिफ टाइप पेसेस। फिर क्या हुआ, स्टीव जॉब्स स्टार्टेड नेक्स्ट। फिर क्या हुआ, जॉब्स रिटर्न टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन। फिर क्या हुआ, जॉब्स मैरिड लॉरेन। उसके बाद क्या हुआ, जॉब्स वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर। एंड लास्ट वन हुआ कि जॉब्स अंडरवेंट अ सर्जरी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट दिया है जिसके अंदर हमको थर्ड स्टोरी कंप्लीट करना है उनके जीवन की, जब उनको डायग्नोस किया गया था कैंसर के साथ। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर ओरली। सेकंड आएगा एडवाइस बाय डॉक्टर टू गो होम एंड गेट थिंग्स इन ऑर्डर। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एडवाइस बाय डॉक्टर टू गो होम एंड गेट थिंग्स इन ऑर्डर। थर्ड आएगा इवनिंग हैड अ बायोप्सी। इवनिंग में क्या हुआ, बायोप्सी हुई। फिर फोर्थ में आएगा डायग्नोस विद रेयर फॉर्म ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर। डायग्नोस विद रेयर फॉर्म ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर। फिफ्थ में लिखिए हैड अ सर्जरी एंड वॉज क्योर्ड। हैड अ सर्जरी एंड वॉज क्योर्ड। सिक्स्थ लीजिए इन हिज यूथ रेड द होल अर्थ कैटलॉग। द होल अर्थ कैटलॉग। उसके बाद लिख लीजिए फाइनल इशू बैक कवर फोटोग्राफ ऑफ अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। फिर नेक्स्ट लिखिए आप 8 वाले में वर्ड्स बीनीथ स्टे हंग्री स्टे फुलिश। उसके बाद 9th लिख लीजिए मैसेज टू ग्रेजुएट। मैसेज टू ग्रेजुएट। और फिर 10th में स्टे हंग्री स्टे फुलिश है ना। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको जो है वर्ड की मीनिंग्स बताने हैं। यू हैव टू टेल द मीनिंग्स। जो फर्स्ट डायग्नोसिस दिया है उसका क्या आएगा, थर्ड आएगा एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम और इलनेस। डिवास्टेटिंग का फिफ्थ आएगा कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन। इंट्यूशन का फोर्थ आएगा पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन और पीपल्स फीलिंग बिफोर हैंड। बताया था ना मैंने, ये पहले से ही पता चल जाना, इंट्यूशन। कैलीग्राफी का सिक्स्थ आएगा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डन विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश। डेस्टिनी का फर्स्ट आएगा द पावर बिलीव टू कंट्रोल इवेंट्स। और कैटलॉग का सेकंड आएगा कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स स्पेशली इन अ स्पेशल ऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन। Now look the third question. Go through all the 3 stories and identify some qualities of Steve Jobs and complete web chart. अब स्टीव जॉब्स की क्वालिटी जो भी आपको समझ में आ रही है ना, तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। क्यूरियोसिटी थी उनमें, और क्या था, करेज था, इंट्यूशन था, इंटेलिजेंस था, डिटर्मिनेशन था, एंड वन मोर क्वालिटी ही वॉज प्रेगमेटिक। PRAGMATIC, प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो इन्होंने अपनी जिंदगी में 3 स्टोरीज बताई है ना। पहली वाली किसकी थी, फर्स्ट स्टोरी। तो हमको लिखना है उसके बारे में, कॉलम कंप्लीट करना है। तो आप अबाउट में लिख लीजिए, फर्स्ट स्टोरी का अबाउट लिखिए कॉलेज डेज। सेटबैक्स में लिख लीजिए नो बोर्डिंग एंड लॉजिंग। बोर्डिंग एंड लॉजिंग पता है ना आप लोग को, रहने का ठिकाना नहीं था ना उनका, नो बोर्डिंग एंड लॉजिंग। रिएक्शन लिख लीजिए मैनेज विथ फ्रेंड्स एंड एट अ टेम्पल। मैनेज विथ फ्रेंड्स एंड एट अ टेम्पल। और अचीवमेंट लिखिए उनका लर्नड कैलीग्राफी। क्या आएगा, लर्नड कैलीग्राफी।
सेकेंड स्टोरी उनकी क्या स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग एप्पल, स्टार्टिंग एप्पल। वहाँ पे इनको सेटबैक, सेटबैक समझते हैं ना कि इनका फेलियर या इनको झटका क्या लगा, वहाँ पे क्या झटका लगा, फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। रिएक्शन क्या था, स्टार्टेड अ न्यू कंपनी नेक्स्ट। अचीवमेंट, मोस्ट क्रिएटिव पीरियड, रिनेसेंस ऑफ एप्पल, रिनेसेंस ऑफ एप्पल। थर्ड स्टोरी अबाउट में लिखिए डेथ। सेटबैक्स में आएगा डायग्नोस्ड विद कैंसर। रिएक्शंस में क्या आएगा, सर्जरी। और अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हो लर्नड नॉट टू वेस्ट टाइम लिविंग समवन एल्स लाइफ, लर्नड नॉट टू वेस्ट टाइम लिविंग समवन एल्स लाइफ। अब डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिख लीजिए। यूज द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। आपको उसको सेंटेंस में यूज करना है। पहला वाला जो ड्रॉप इट है, वो ड्रॉप इट को ड्रॉप इन कीजिए। यहाँ इट इज ड्रॉप इन, आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप क्या बना सकते हो, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ ड्रॉप इन एट द पार्टी, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ ड्रॉप इन एट द पार्टी, मतलब मैं ज़बरदस्ती टपकना नहीं चाहती तुम्हारी पार्टी में। उसके बाद आप ड्रॉप आउट का देख लीजिए। आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ कराटे क्लास, आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट फ्रॉम दी कराटे क्लास। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टम्बल्ड ऑन। एक्चुअली स्टम्बल ऑन नहीं, स्टम्बल इनटू होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, इसके ऊपर मतलब स्टम्बल इनटू समझ, मैंने बताया था ना आपको कि बाय चांस किसी चीज़ से टकरा जाना, है ना। तो आप लिखिए एक सेंटेंस, वाइल सर्फिंग द नेट ही स्टम्बल्ड इनटू अ वेबसाइट of horror movies. While surfing the net, he stumbled into a website of horror movies. Okay? Look backwards. Look backward के लिए आप, है ना, पीछे पलट के देखना। तो after the victory, he never looked backward. After the victory, he never looked backward. Look forward. Sachin Tendulkar always look forward after his first match. Sachin Tendulkar always looked forward after his first match and let someone down. Let someone down मतलब किसी का बोलते हैं ना सर नीचे गिरने देना। तो आप क्या किसी, आप खुद का भी लिख सकते हैं, आई विल नेवर लेट डाउन माई पेरेंट्स हेड, है ना, आई विल नेवर लेट डाउन माई पेरेंट्स हेड। साइन ऑफ, साइन ऑफ के ऊपर आप क्या बना सकते हो, है ना। साइन ऑफ करना मतलब बताते हैं मैंने, कंक्लूड करना या खत्म करना। तो मोदी साइंड ऑफ हिज स्पीच विथ अ स्लोगन, है ना, मोदी साइंड ऑफ हिज स्पीच विथ अ स्लोगन। एंड बिगिन अ न्यू, बिगिन अ न्यू मतलब नई नई शुरुआत करना ना। वी मस्ट फॉरगेट द पास्ट एंड ऑलवेज बिगिन अ न्यू, वी मस्ट फॉरगेट द पास्ट, we must forget the past mistakes, है ना, we must forget the past mistakes and begin anew. ओके, समझ में आया आपको सेंटेंस बनाना। फिर ये देख लीजिए, fill in the gaps choosing the appropriate idioms, है ना। idioms का मतलब क्या है, कहावत है ना।
The wealthy landlord made a will उसके लिए ऑप्शन आएगा गेटिंग वंस अफेयर नहीं बल्कि हिज अफेयर्स इन ऑर्डर, गेटिंग हिज अफेयर्स इन ऑर्डर बिफोर ही कुड डाई, है ना। गेटिंग अफेयर्स इन ऑर्डर समझ में है ना, कि अपने काम निपटा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोज हु एस्पायर फॉर सक्सेस शुड ऑलवेज स्टे हंग्री टू लर्न मोर, स्टे हंग्री टू लर्न मोर। उसके बाद देखिए, if you connect the dots you will realize the crime ultimately leads to poverty. The siren of the ambulance drowned out all the other traffic, drowned out आएगा past. When the father learned about his son's misdeeds, it hit him in the head with a brick, it hit him, देखिए वहां पे hits दिया लेकिन आप hit लिखोगे क्योंकि पास्ट में, it hit him in the head with a brick. और लास्ट देख लीजिए एफ, ऑन रीडिंग एग्जैक्टली सेम एसेज इन बोथ आंसर शीट इट बिगेन टू डॉन, है ना, इट बिगेन टू डॉन, बिगिन नहीं लिखोगे बिगेन लिखोगे, बिगेन टू डॉन द एग्जामिनर दैट द स्टूडेंट्स हैड चीटेड ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर के हैं, टेंसेस से डील कर रहे हैं, बट एज यू पीपल हैव नॉट बीन एक्सप्लेन ग्रामेटिकल पार्ट तो मे बी आपको समझ में इतना नहीं आए, लेकिन मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। आपको बताना है नेम द टेंस, आपको बस टेंस बताना है, और प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, उसके अलावा आपको, है ना, हर टेंस के अंदर 4 टेंस होते हैं, सिंपल है, कंटिन्यूस है, वो भी बताना है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ग्रामर हियर during the online session, but I just gave you directly the answer, है ना। and once we have one-to-one lectures जब होगी तो फिर मैं आप लोगों को जो है टेंसेस क्लियरली समझा पाऊंगी। तो मैं भी आप लोगों को सिर्फ आंसर दे रही हूँ। I slept on the floor, ये होगा सिंपल पास्ट टेंस। You haven't found it, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। We were designing, ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस। It had made, ये होगा पास्ट परफेक्ट। I am fine, ये है सिंपल प्रेजेंट। I have been facing, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। I shall be telling, ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अभी आपको चेंज करने बोला है, चेंज द टेंस एज इंस्ट्रक्टेड। तो इसका आएगा I will have got fired, I will have got fired। और सेकेंड का लाइफ हैज बीन हीटिंग। थर्ड का द डॉट्स हैड कनेक्टेड समहाउ। इसके बाद आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी। एंड द लास्ट वन, माई डॉक्टर हैड बीन एडवाइजिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में माई डॉक्टर हैड बीन एडवाइजिंग। अब ये जो है 9th क्वेश्चन, it's very important. Read the news item and write an application for a suitable job in the same company. Attach a separate CV और resume। ये जो है एक्चुअली एक ऑफिशियल लेटर राइटिंग है, फॉर्मल लेटर राइटिंग है। तो फॉर दिस इफ यू हैव द रेफरेंस बुक यू कैन रेफर, और एल्स इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व दिस ड्यूरिंग पर्सनल लेक्चर्स, है ना, पर्सनल लेक्चर्स में, या जब हमारे फेस टू फेस लेक्चर्स होगा तब हम सॉल्व कर पाएंगे लेटर राइटिंग। इट इज दिस आर फॉर्मल लेटर्स एंड इट्स वेरी दिस बोथ दिस लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई जस्ट एंड अप हियर, होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर एंड लेक्चर को वापस से सुनते रहिए, ठीक है। और वर्कशॉप जो है वो प्लीज सॉल्व कीजिए, solve the workshop. Thanks for the patient listening. Bye bye.